मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो योगी जी को नहीं लाइक करेगा। आज के समय में सिर्फ हिंदुस्तान ही एकलौता हिंदुओं का मेजॉरिटी वाला देश है, और 55 से ज़्यादा जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो देश है। हमारे लोकतंत्र ने वो आवाज़ उठाने का अधिकार दिया है, तो हम क्यों ना उठाएं। हमें दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल ये क्यों नहीं लोगों को ऑफर करता कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, प्राइवेट स्कूल के लेवल का। बनाने वाले ने तो शख्स हर किसी को बनाया है, लेकिन ख़ास बात तो वो हो जब शख्स से शख्सियत तक का सफ़र कोई इंसान तय कर ले। हम अक्सर उसी व्यक्ति के पीछे भागते हैं क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो खास किया ही होता है, तभी वो शख्सियत होता है। आज जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी ना, उनसे मिलने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का सफ़र तय करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी होती है और कितना दमखम रखना पड़ता है अपने ऊपर। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक प्रख्यात एडवोकेट से जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, रीना एन सिंह जी। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, उनसे कुछ बातें कर लेते हैं। रीना जी, वेलकम, नमस्ते। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और वो बहुत बड़ा काम ये है कि आप जो कृष्ण जी के लिए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए आप पैरवी कर रही हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। दरअसल में जो एडवोकेट्स होते हैं उनके बारे में हमारा नज़रिया ये होता है कि वो लोग जो भी काम करते हैं पैसों के लिए करते हैं, लेकिन एक आप ऐसी व्यक्ति हैं जो कि पैसों को दरकिनार करके आध्यात्म के उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं जिसमें आपको भी नहीं पता और हमें से कोई नहीं जानता कि जीत उस पार है या नहीं है। जी देखिए, ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि ईश्वर ने उस चीज़ में हमें उनकी सेवा करने का मौका दिया, और ये एक पूरी तरह से लक फैक्टर है, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो हमने अपने धर्म और समाज के लिए बीड़ा उठाया है तो उसमें हम विजयी हों। तो बाकी सफ़र लंबा है, पर हमारा संघर्ष निरंतर रहेगा। मुझे यही थोड़ी सी हैरानी हो रही थी कि आपने स्वयं इसमें पैरवी करने के लिए आप स्वयं आगे बढ़कर आईं, जबकि आप चाहती तो आपको बहुत से लोग, आप जिस तरह के प्रोफेशन में हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, और ये कोर्ट में जो केस चल रहा है वो फ़िलहाल चल रहा है, हाई कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। आप स्पेशली यहाँ से इलाहाबाद जाती हैं केस लड़ने के लिए, तो आपको मुश्किल नहीं लगता, और आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने क्यों इस केस को हाथ में उठाया जिसका भी भविष्य मुझे खुद ही नहीं पता? देखिए, शुरू में तो एकदम लगा था कि कैसे होगा, कैसे मेन स्ट्रीम में एक जो डेली रूटीन है कोर्ट्स का भी जो एक प्रोसेस रहता है, कैसे उसमें जाएंगे। फिर ये लगा कि शायद ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि जो शायद हर किसी को नहीं मिलती, और पैसा जो है वो सेकेंडरी है, पर ये जो एक, अगर हम जैसे अगर आपने जैसे अभी अध्यात्म की बात करी, तो एक ये जो मौका है ये ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने चुना है। और जब मेरे पास फाइल्स आई, और जो हमारे टीम में और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस चीज़ में गाइड किया कि नहीं आपको आगे आना चाहिए, तो जब मैंने फाइल्स पढ़ी तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इसमें कर सकती हूँ। और फिर हम नई चीज़ों को लेकर के आए, जैसे अभी हाल ही में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, तो हमने ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, और जब हमने तथ्य वो हम एकजुट कर रहे थे, तो वो हम भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि ये शायद ईश्वर की अनुकंपा है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह की चौखट के बारे में पता चला। हमने ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे जिसने ये जस्टिफाई किया कि भगवान कृष्ण थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से उनका डेट ऑफ डेथ। तो जब केस स्टार्ट हुआ तो हमें कुछ ही नहीं पता था, कि कुछ भी नहीं मालूम था कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं कि वहाँ पे शायद ईश्वर खुद ही उस चीज़ को सहज बनाने के लिए उनकी कृपा हमें मिलेगी। क्या बात है। अच्छा, शाही ईदगाह मामला भी इसी में जुड़ा हुआ है जी। जैसे ही ईदगाह की बात आती है, और अभी वैसे भी जिस तरह से आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए काम कर रही हैं, कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन कंट्रोवर्सी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करती हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब अपने ही लोग होते हैं कि जो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, कई बार आपकी पहचान पर भी सवाल उठाते हैं। फिर हमें ये लगता है कि हम भगवान कृष्ण के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने तो कितने विपरीत हालात का सामना किया।
तो कहीं ना कहीं जो प्रेरणा है वो स्वयं ईश्वर ही है। और दूसरा जो मेरा फोकस रहता है वो सिर्फ अपने काम पे रहता है कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है। जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं वो मैंने अपनी सोच, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज के हिसाब से, और उसमें मैं जो भी एक क्रिएटिव एड ऑन कर सकूं उसमें मैं करूं, और मैं बस अपनी बातों को कोर्ट के सामने रखूं। और रही बात शाही ईदगाह की, देखिए जो दूसरा पक्ष है वो अपनी दलील रख रहा है। हमारा जो देश है वो लोकतंत्र संविधान से चलता है, हम अपनी बात कर रहे हैं, और जो हमारे देश का जो न्यायालय है वो बहुत मजबूत है और हमें उस पर पूरा भरोसा है कि जो जीत होगी वो सच्चाई की ही होगी। और सच्चाई का जो पक्ष है वो हमें हमारी तरफ लग रहा है, हमारे पाले में है। देखिए जहाँ धर्म है वहीं विजय है। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, आपको कभी कोई धमकियाँ वगैरह नहीं मिलती? देखिए लोग अगर प्रयास करते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान दिया है। हाँ, बहुत लोग थ्रेट करते हैं कि आप मत जाइए, आप छोड़ दीजिए। अब और फिर दूसरा एक महिला होकर के उस चीज़ में कि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप ही हिंदू पक्ष में आप ही महिला हैं, आप इतना मुखर होकर के बोलती हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कहते हैं, बहुतों ने कमेंट भी किया कि आपको माइक की ज़रूरत नहीं है बार में। मतलब कि हर तरीके से लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और धमकियां लोग देते होंगे, पर मैंने उस चीज़ को कभी इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं है क्योंकि हमारा फोकस काम पे है। और अगर कुछ गलत होना होगा तो धमकियों से भी नहीं, वो वैसे भी हो जाएगा। आप बहुत ही पॉजिटिव हैं। अच्छा, एक महिला के तौर पर आपने जो प्रोफेशन चुना एडवोकेट, और आपके जितना भी अभी तक का काम रहा है वो बहुत हाई प्रोफाइल, जो यूजुअली पुरुष समाज वाले ज़्यादा करते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स के काम में काम कर रही हैं, प्रॉपर्टी का काम, जो लीगैलिटीज़ होती हैं, ऐसे सारे लिटिगेशंस में आप बहुत प्रखर होकर के काम कर रही हैं, और ये यूजुअली मेल डोमिनेटिंग फील्ड कहा जाता है। जो अगर मैं नॉर्मल कंपटीशन पूछूं तो आपका पुरुषों से है। यहाँ पे कहीं आपको कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा? कभी आपको ऐसा लगा कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ उसके बाद भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कभी नहीं लगा कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैं जिस बात में स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ वो ये है कि अगर मेरा कंट्रोल मेरे सब्जेक्ट पर पूरा है तो मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। मेरा कंपटीशन अपने आप से है कि जो मेरी प्रिपरेशन है, और जब मैं कोर्ट में ऑनरेबल जज के सामने पेश हूँ तो मैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से अपनी चीज़ों को रख सकूँ। और अगर जज साहब को लगेगा और मेरे एविडेंसेस वैसा हैं कि मैं अपने क्लाइंट को न्याय दिला सकती हूँ, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी से भी कंपटीशन है, क्योंकि ये जो सिर्फ एक बात, एक सब्जेक्टिव बात है। और कोई भी ऐसा, जैसे अब आपने कहा कि मेल डोमिनेटेड है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटेड है कि पुरुष, अगर हम महिलाओं की संख्या देखें तो बहुत ही कम है, और टैक्स लिटिगेशंस में और वैसे भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। पर कभी भी हमें न्यायालय से ऐसा कभी भी हमने कोर्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस किया है। अच्छा। चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट पे आपका कितना कंट्रोल है। लवली। अच्छा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि जिस लेवल पर आज आप पहुंची हुई हैं, मुझे मालूम है कि आपका स्ट्रगल बहुत रहा होगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों का स्ट्रगल कभी ख़त्म होता भी नहीं है। जैसे अभी आप जिस केस में हैं वो भी बहुत स्ट्रगल केस है, तो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसी हुई? ये मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा है। देखिए, जो मेरा एक वर्किंग जर्नी था वो मेरा इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। और उससे पहले मेरा कोई एज सच वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। तो हालांकि मैंने पास आउट जो अपने एजुकेशन को मैंने पहले काफ़ी साल पहले 2004 में ही कंप्लीट कर लिया था। इनिशियली मैंने जैसे, अगर मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट रही और ईश्वर की ही साक्षात कृपा थी। तो इनिशियली मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ तो लंदन में जो लॉ फर्म्स थी, जैसे हम लंदन में जाते थे सिर्फ ऐसे घूमते थे, और वहाँ पे और कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, उसकी वजह से हम लोग कुछ टाइम के लिए, कुछ साल लंदन शिफ्ट हो गए अपने परिवार के साथ। तो वहाँ पे एज सच, क्योंकि इंडिया में मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, और उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी श्योर थी कि मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पे कोई जॉब मिलेगी जी। तो पहले मैंने अपने आप को उस लायक बनाया, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अगर मुझे कहीं पे सैलरी मिले
तो मैं पहले एक वर्थ तो हूँ कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं कि हम अपने आप को उस काबिल नहीं बनाते मेहनत करके, पर हम एक्सपेक्ट जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा ये पैकेज होना चाहिए, क्या वो हमारे अंदर प्रतिभा है या नहीं। तो मैंने इनिशियली लंदन में, प्रॉपर लंदन में 2 लॉ फर्म्स को ज्वाइन किया, और उसमें भी शायद ईश्वर की ही, मैं डायरेक्ट और लक फैक्टर ईश्वर की कृपा कहूँगी कि मैं 3 घंटे वहाँ पे मॉर्निंग में एक लॉ फर्म में काम करती थी, और वो टाइमिंग थे 10 to 1, और फिर शाम को 4 से 7 बजे के बीच में मैं दूसरी लॉ फर्म में काम करती थी एज अ वर्क एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे कुछ महीनों तक मैंने काम किया, और फिर उसके बाद ही वहाँ पे फिर मैं पेरोल पर आ गई। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, तो वो एक बिल्कुल वर्थफुल है। और फिर जब मैं 2010 में वापस इंडिया आई, तो फिर यहाँ पे आकर के मुझे उस चीज़ का इतना मेजर पुश मिला, और जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल ही बियॉन्ड था। तो मुझे लगता था कि हाँ, जैसे मैं कोर्ट में जाती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पास एक एज है, चाहे वो ड्राफ्टिंग को लेकर के हो, बोलने को, प्रेजेंटेशन को लेकर के हो। और फिर दूसरा था कि एक जो फियर था वो किसी भी टाइप का फियर नहीं था, कोई हिचक नहीं थी कि हाँ अब हम हाई कोर्ट के सामने अपीयर होना है, ये टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर होना है। और क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे एक स्टार्टिंग हुआ वो यूके से हुआ, वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल सिस्टमैटिक है, जो अभी इंडिया में थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ में थोड़ा सा लैकिंग है डिसिप्लिन को लेकर के। तो यहाँ पे मुझे उस चीज़ में काफ़ी कंफर्ट रहा, क्योंकि मेरा वहाँ से एक जो फर्दर पुश था। देखिए, आपने मुझे बता दिया कि जो थोड़ा सा डिफरेंसेस है वहाँ और यहाँ, तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड होना, स्ट्रक्चर्ड नहीं है यहाँ पे, यही एक डिफरेंस है, या आपको कुछ मेजर डिफरेंस और नज़र आया वहाँ और यहाँ में? देखिए, अगर हम एक वर्किंग लाइफस्टाइल को देख करके हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हर किसी की इम्पोर्टेंस है, जो हम उसमें थैंकफुल रहते हैं। अब वो हम ये कह सकते हैं कि मे बी बिकॉज ऑफ द कैजुअल एंड अ प्रोफेशनल अप्रोच। अगर मैं इसमें अपने कंट्री को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बस एक ये है कि हमारे लिए अभी बहुत कुछ है करने के लिए, कि हम वहाँ पे एट पार अपने वर्क एनवायरनमेंट में, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में है या प्रोफेशनल्स में है या किसी अन्य उसमें है, तो वहाँ पे अभी हमें और एक प्रोफेशनल बनने का, एक प्रोफेशनलिज्म को क्रिएट करने का बहुत बड़ा ज़रूरत है, कि वहाँ पे हमें ये ना लगे कि भाई ये महिला हैं, ये पुरुष हैं, ये इतने इनएक्सपीरियंस्ड हैं। तो वो चीज़ों पे हमें ज़रूरत है काम करने की। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, बहुत से मैंने ऐसे वकालत करते हुए लोग देखे हैं, वकील देखे हैं, जिनका मोटो सिर्फ और सिर्फ अपना काम होता है। वो अपना काम, जो उनके पास केस है, बस उस पर काम करते हैं। दूसरे केस को अपने हाथ में लेना वो ज़रूरी नहीं समझते, जिसमें उन्हें सामने वाला पक्ष कमज़ोर नज़र आता है, चाहे वो फाइनेंशियल कमज़ोरी उन्हें नज़र आए या कुछ भी नज़र आए, तो वो नहीं लेते हैं। आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि आप सिर्फ फाइनेंसेस नहीं देखती, आप ह्यूमैनिटी देखती हैं। पहले मैंने ऐसी आपकी बहुत सारी बातें सुनी हुई आपके बारे में कि आप कमज़ोर लोगों के लिए काम करने लग जाती हैं। मैंने ऐसा सुना था कि जो फोर्सेस में काम करते हैं उनके केसेस को भी आपने लिया और निग्लिजिबल अमाउंट में या फ्री ऑफ कॉस्ट ही उनको हम कह लें, आप उनके लिए केसेस लड़ती हैं, उनको गाइड करती हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स चलाती हैं। ये आपके मन में क्यों आया ये सब करना? आप आराम से अपना काम कर सकती हैं, बहुत पैसे हैं आपके काम में। देखिए, इसमें भी मैं कारण आपको ये बताऊंगी कि इसके भी जो रूट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक शायद इंग्लैंड में जो मेरा करियर का जो स्टार्टिंग हुआ वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई कि मैं जहाँ पे इवनिंग सेशन में जहाँ जाती थी, तो वहाँ पे वीक डेज में वो जो बैरिस्टर थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे। अच्छा। तो उनके यहाँ पे टिकट सेल करते थे, जो कि हालांकि वो इंडिया में वो चीज़ है ही नहीं। तो ट्वाइस अ वीक वो टिकट सेल करते थे, और उसमें उनका जो चार्ज होता था वो 2 पाउंड्स होता था, और 2 घंटे का उनका वो सेशन होता था। वो उसमें उसका नाम था जर्नल सेशन। अच्छा। तो उसमें सिर्फ वॉक इन करने के लिए वॉक-इन्स आते थे, और टिकट्स एक हफ्ते 10 दिन पहले सेल आउट हो जाती थी, कि वो जैसे 50 लोगों के लिए रखते थे वैसा, कि टाइम को देखते हुए। तो उनके यहाँ पे, और मैं भी वहाँ पे जा करके बैठती थी, क्योंकि मैं वहाँ पे वर्किंग थी, सीख रही थी, और मुझे भी उस टाइम कोई सैलरी नहीं मिलता था क्योंकि मैं इतनी एफिशिएंट नहीं थी। तो उनके वहाँ पे जब मैं देखती थी तो इमिग्रेशन के मैटर्स आते थे, क्रिमिनल मैटर आते थे, और जो वहाँ पे हमारे बॉस थे वो हर मैटर को बहुत ही
पेशेंस के साथ और बहुत ग्रेसफुली सुनते थे, उनको एडवाइस करते थे। तो वो जो एक वहीं से ही मेरे दिमाग में बैठा कि जो एक लीगल एडवाइज़र या फिर एडवोकेट की जो समाज के प्रति सेवा है, और हालांकि वो जो बाकी के केसेस थे उनमें ही यूज्ड टू अर्न, उनको अच्छा पैसा आता था, पर वो एक सिर्फ सोसाइटी के लिए। तो वो मुझे, जब मैंने इनिशियली उनसे पूछा कि आप 2 पाउंड क्यों चार्ज करते हैं, यहाँ पे तो लीगल कॉस्ट इतना है, तो उनका ये जवाब होता था कि नहीं, ये मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। और जब आप अपने प्रोफेशन को, जो आपका पैशन है और आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हैं, तो आपको आपके प्रोफेशन में कोई नहीं हरा सकता। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर जब उनके वो वीकली सेशन होते थे तो मुझे भी मज़ा आने लगा। और फिर जब मैं यहाँ पे इंडिया आई तो यहाँ पे मुंबई अटैक हुआ था, एक टेरर अटैक हुआ था, जिसमें NSG कमांडोज बहुत बड़े सेवियर्स बन के आए और बहुत इनोसेंट लोगों की उन्होंने जान बचाई। तो किसी तरह एक हेयरिंग में मैं इनकम टैक्स में गई हुई थी, CIT अपील के यहाँ पे केस था, तो मैं अपनी हेयरिंग का, अपने आइटम नंबर का वेट कर रही थी। तो वहाँ पे रैंडमली ब्लैक कैट कमांडो एक ऑफिसर थे, वो यूनिफॉर्म में आए, और हम लोग को वैसे ही बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि आप कहीं पे गए हो और एक डेकोरेटेड ऑफिसर यूनिफॉर्म में आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे आए हैं, आपका क्या इशू है? तो उन्होंने कहा उनका कुछ मैटर था। फिर हमने नंबर शेयर किए और फिर धीरे धीरे फिर जैसे वो आए मेरे ऑफिस में तो हमें पता चला कि हाँ ये ऐसे प्रॉब्लम है। तो फिर वहाँ से मुझे ये पता चला कि जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे डिफेंस में जो सिपाही जो बिल्कुल एक लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हायर ऑफिशियल्स नहीं, क्योंकि वो तो उनके पास बहुत सारा संसाधन है। सो बेसिकली जो हमारे सिपाही हैं वो अपने परिवारों को छोड़कर बॉर्डर्स पे और बड़े ही रिमोट और सेंसिटिव एरियाज में तैनात हैं, और उनकी जो पीछे फैमिलीज हैं, तो और आजकल जैसे एक हाईटेक सोशल मीडिया का ज़माना है और हर एक फैमिली एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम से ग्रसित है, चाहे वो कोई मैट्रिमोनियल मैटर हो, प्रॉपर्टी का मैटर हो। तो जब ये चीज़ें मुझे पता चली तो मैंने फिर वहाँ पे जो हमारे डिफेंस वाले जो लोग जुड़े हुए थे, तो मैंने उनको ये ऑफ़र किया कि भाई देखिए हम इस चीज़ में अपने जो हमारे सिपाही, जो हमारे रियल हीरोज़ हैं, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो ऐसे फिर हमने कैंप्स लगाने स्टार्ट किए, फिर फ्री लीगल एडवाइस, तो हमें भी उसमें बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ये सब जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, ये सब करते करते आपको टाइम कब मिल गया किताब लिखने का? आपने किताब भी ऑथर की हुई है? जी, ये भी देखिए, जब कोविड वेव आया तो सब स्टैंड स्टिल था, पर हालांकि उस टाइम में जान का खतरा तो था कि इतना बड़ा पैंडेमिक था। पर अब जैसे 2008-9 से मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कि निरंतर, और जो एक लॉयर का जो प्रोफेशन होता है हम लोग का कभी ऑफ नहीं होता है। अब जैसे हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वेकेशन होती है समर कोर्ट्स की, पर जो हमारे टैक्स लिटिगेशंस में एक्सक्लूडिंग गैजेटेड हॉलीडेज कोई छुट्टी नहीं होती है। अच्छा। कोई समर वेकेशन नहीं होता है, कोई विंटर वेकेशन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग राउंड दी वीक काम करते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ तो ये बड़ा अच्छा लगा कि अब छुट्टी है कहीं कोर्ट में नहीं जाना है, किसी का फ़ोन नहीं आना है, ऑफिस भी नहीं जाना है। तो फिर उस टाइम फिर ये हुआ कि क्या किया जाए। देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो फिर हमने आर्टिकल्स लिखे, फिर उसको कंपाइलेशन करके फिर बुक बनाया उस पर, योगी आदित्यनाथ जी पर। जी, तो आपके फेवरेट हैं योगी जी? देखिए, हम सभी के फेवरेट हैं मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो योगी जी को नहीं लाइक करेगा। देखिए, एक तो वो गोरखनाथ पीठ से जुड़े हैं, पीठाधीश्वर हैं, और जो गोरखनाथ मठ की जो भूमिका है, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के हो, आज़ादी से पहले को लेकर के हो, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी है, जिसको शायद अभी मीडिया ने इतना ज़्यादा उजागर या उसको वो पब्लिसिटी नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। और दूसरा, जो गोरखनाथ पीठ का जो सामाजिक समरसता को लेकर के जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो भी अभी तक कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में आया नहीं है। क्योंकि जो हिंदुओं का जो कन्वर्जन्स, मास कन्वर्जन्स जो होता था, वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत थे, ब्रह्मलीन राष्ट्रीय संत महंत श्री अवैद्यनाथ जी, जो
अभी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरु थे वो, उन्होंने वो मुद्दा उठाया था और तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम जगह से। अच्छा, तो ये चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, तो हम जैसे पढ़ते हुए लिखते हुए ये चीज़ें जैसे हमें भी पता चली, तो उस सब से फिर हम लोग काफ़ी प्रेरित हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं ऐसे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके विरोध में जितने भी लेफ्टिस्ट हैं वो खड़े हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, आप जो बातें कर रही हैं और आप जिनकी तारीफ़ कर रही हैं वो बहुत से लोगों की आंखों की किरकिरी हैं। तो आप जब उनके लिए बात कर रही हैं और इतने पॉजिटिव बोल रही हैं, तो आप ही के प्रोफेशन में जितने भी एलीट लोग हैं वो हमेशा इस चीज़ को जो बोलते हैं कि ये लोग जो हैं डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा आघात कर रहे हैं, ये गलत है, ये लोग एक पंथ को लेकर के आगे चल रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे भारतवर्ष की मतलब खूबसूरती है, समरसता है, अनेकता में एकता की जो कहानी है उस पर प्रहार है। तो आपके ऊपर भी प्रहार पड़ता होगा फिर तो? देखिए, बहुत लोग बोलते हैं, पर देखिए अब जैसा कि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और उसके साथ साथ हमें अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का भी पूरा अधिकार है। देखिए, अगर मेरा घर है या आपका घर है, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप अपने घर की कैसे सुरक्षा करेंगे जी। तो वही चीज़ हमारे धर्म और हमारे समाज, हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है। अब जैसे आपने हिंदुत्व की बात की, आज के समय में सिर्फ हिंदुस्तान ही एकलौता हिंदुओं का मेजॉरिटी वाला देश है, और 55 से ज़्यादा जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो देश हैं। देखिए, हमें उन मुस्लिम डोमिनेटेड देशों से कोई आपत्ति नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान जो है, कोई पाकिस्तान नहीं था, वो भी हिंदुस्तान था। बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। अफगानिस्तान, अगर हम 18वीं शताब्दी में जाएं तो अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, हमारा देश विघटित हो रहा है, तो अब ये विघटन आगे ना हो, तो उस चीज के लिए हमें हमारे लोकतंत्र ने वो आवाज उठाने का अधिकार दिया है, तो हम क्यों ना उठाएं। हमें दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, और कोई अगर हमें गलत बोलेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे आप देश की प्रगति की बात कर रही हैं, तो शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा योगिता जी। अभी जो हमारे देश का जो लैकिंग है, वो हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल पीक पे है, और 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो हम लोग यही बातें करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, पर हम उसकी रूट कॉज में नहीं जाते। बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जो हमारा युवा है वो उतना सक्षम नहीं है कि उसको अच्छा रोजगार मिल सके, कि वो एक अच्छा एक नॉर्मल लेवल का जीवन यापन कर सके। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसको वैसी शिक्षा ही नहीं मिली है कि जो एट पार हो उन लोगों के जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ करके आए हैं। अब देखिए, सब लोग फ्री चीज़ों की बातें करते हैं, फ्री बीज की बात करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन। कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल ये क्यों नहीं लोगों को ऑफर करता कि हम फ्री एजुकेशन देंगे प्राइवेट स्कूल के लेवल का, कि प्राइवेट स्कूल में भी आपको फीस नहीं देनी होगी, वो सरकार की तरफ से होगी, और कंपल्सरी फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल के लेवल की सरकार देगी। अगर ऐसे सेशंस में बच्चे पास आउट होकर के निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बेरोजगारी की समस्या रह जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि आज हमारे देश में जो कैलिबर है, बच्चे इतने IITians हैं, अगर हम ग्लोबली IT कंपनीज को देखते हैं, जैसे गूगल के CEO हैं और कंपनीज के हैं, वो सब भारतीय ही हैं। हमारे यहीं के ही बच्चे बाहर जा करके अपना परचम लहरा रहे हैं, पर उनको अपने देश में वो अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम हर किसी के पास वो एजुकेशन नहीं है, और जिनके पास वो एजुकेशन है वो एक ब्रेन ड्रेन वाली सिचुएशन है कि वो बाहर जा करके दूसरे देशों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब अगर वही चीज़ आप उस चीज़ को इमेजिन करिए कि गवर्नमेंट स्कूल भी आपको वही शिक्षा दे रहा है जैसे प्राइवेट स्कूल दे रहा है। प्राइवेट स्कूल में आपको फीस नहीं देनी है। जो शिक्षा को प्रायोरिटी बना करके गवर्नमेंट अगर
आती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार के लिए या किसी भी नेता के लिए उससे अच्छा कोई लोगों के बीच जाने का कोई उससे अच्छी कोई भी लुभावनी स्कीम नहीं हो सकती। दूसरा, एक जो मेडिकल फैसिलिटीज है, परफेक्ट, मेडिकल फैसिलिटीज में भी गवर्नमेंट को चाहिए कि एट पार करे। देखिए मोदी जी की बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है, जैसे आयुष्मान भारत की स्कीम लेकर के आई, पर वो अभी तक वैसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही हर जगह कंपलसरी है या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उस चीज को इजीली अडॉप्ट कर रहे हैं। लोग जाते हैं अवेल करने, पर प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत दिक्कत होती है। काम हुआ है पर जितना होना चाहिए उसके लिए भी बहुत गुंजाइश है। अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है इसके बीच। अच्छा, आपने शुरुआत में अपनी, जब हम आपस में बात कर रहे थे, आपके मैं करियर की बात कर रही थी, तो आपने कहा कि आपने जब इंटर्नशिप की या जब आप ट्रेनिंग कर रही थी लंदन में, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही थी, मतलब आपको सैलरी नहीं मिल रही थी पर आप फिर भी कर रही थी। आजकल के सिनेरियो में जो नए बच्चे हैं उनको अगर कहीं बोल दिया जाए कि आप जाकर के आप इनके यहाँ इंटर्नशिप कर लीजिए, कुछ सीख लीजिए, तो उनका सबसे पहले एक्सपेक्टेशन होती है मुझे पैसे क्या मिलेंगे। आप लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे इस पॉइंट पर कि जो लोग सीखना चाहते हैं उनका व्यवहार कैसा हो और वो किसके पास सीखने जाएं? देखिए किसके पास सीखने जाए वो तो उनका पर्सनल चॉइस है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले काबिल बने, वो काबिलियत हमारे पास आए, वो एक्सपीरियंस हमारे पास आए। क्योंकि हम अगर आजकल जैसे बच्चे हैं पास आउट करके फिर वो इंटर्नशिप करते हैं या फिर वर्क एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, तो हर कोई एक बहुत बड़े नाम वाले ऑफिस में, अगर जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ तो हम एडवोकेट्स की ही बात करेंगे कि वो बड़े बड़े नामों को ढूंढते हैं, पर जो बड़े नाम बने हैं वो एक दिन में नहीं बने हैं। उनके पास उनका एक बहुत रिच एक्सपीरियंस है, और किसी भी प्रोफेशन में कोई भी चीजें केक वॉक नहीं होती कि आप एकदम आइए हर चीज आपके लिए स्मूथ है। बहुत ज्यादा एडवर्स सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों को अगर एक वैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो वो उनको ग्रैब करना चाहिए, और जब आप सक्षम होंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लवली लवली। अच्छा, अब मेरा जो सवाल है वो उन महिलाओं के लिए है जिनको फाइनेंसेस की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। आप टैक्स को लेकर के काम कर रही हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के काम कर रही हैं, और यहाँ तक कि आप विमेन सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बात करती हैं। तो एक लड़की को किस तरह से एजुकेट करना चाहिए स्वयं को, जो कि अभी हमें नहीं मालूम है, ताकि वो इन मामलों में बुद्धू ना बने? फाइनेंसेस को लेकर, हाँ, फाइनेंसेस को लेकर देखिए वो सबसे पहले डिपेंड करता है हमारा पारिवारिक माहौल क्या है, हम बच्चियों को क्या परिवेश दे रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि शिक्षा को लेकर के कि जो हमारा समाज है, कल्चर है, ये बिल्कुल एक सेट क्राइटेरिया है कि हम बच्ची का पालन करते हैं और फिर शादी करके वो दूसरे घर चली जाती है। तो जहाँ पे एक ये दहेज वाला परंपरा वो अभी भी हमारी सोसाइटी का पार्ट है, पर जहाँ पे परिवारों को चाहिए कि वो एक अच्छी शिक्षा दें और तब तक शादी ना करें कि जब तक जो बच्ची है वो अपने लायक कि अपनी सेल्फ डिपेंडेंट ना हो। राइट। यानी कि उसको ऐसा नहीं है कि अपनी एक बेसिक ज़रूरतों के लिए उसे किसी के ऊपर डिपेंड रहना हो, पर वो भी एक अच्छे आचार और विचार के साथ, एक अच्छे कैरेक्टर के साथ। क्योंकि हम आजकल बच्चों को कमाना तो सिखा देते हैं, पर कहीं ना कहीं एक उनको अच्छा कैरेक्टर देना, वहां पे हम भूल जाते हैं कि लाइफ के लिए खाली पैसा नहीं है, पैसा मनी विद विजडम, कि एक पारिवारिक जो परिवेश है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अपने परिवार से, आपकी रूट से अगर आप मजबूत हैं तो आप किसी भी सिचुएशन से, किसी भी एडवर्सिटीज से निकल जाएंगे। और अगर आपके पास शिक्षा है, क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज है कि कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई डिपार्टमेंट उसको अटैच नहीं कर सकता, कहीं उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो हुनर है, और अगर आपके पास काबिलियत है तो आप पैसा कमा लेंगे, वो इशू नहीं है। मेन है कि आज के टाइम में आपकी जो शख्सियत है, आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत मजबूत हो। चलते चलते अगर आपको दर्शकों को कोई टिप देना हो तो आपकी तरफ से क्या टिप आप लोगों को देना चाहेंगी? किस विषय को लेकर? किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो आपकी विजडम जो आपको लगता है कि आपने अपने जीवन से सीखा है, अगर उसमें से कोई सीख आप लोगों को देना चाहें। देखिए मैं यही सीख देना चाहूँगी कि हमें अपने आप से हम ऑनेस्ट रहें। जो हमारा अपने आप से ऑनेस्टी है, हर आदमी को पता होता है कि मेरी ये क्या लैकिंग है और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो हम अपने आप से ऑनेस्ट रहें,
अगर ठीक है कि आज हमारी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा, पर फॉर द टाइम बीइंग वो रिजल्ट आएगा। जो काम करने का वो एक प्रोसेस है, मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ को ये देखते हैं कि अच्छा आज हमारा ये रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट और फेलियर, सक्सेस और फेलियर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। बस आप प्रोसेस में लगे रहिए, तो वो जो चीज़ें हैं मंजिल वो मिलेंगी ही मिलेंगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए शाही ईदगाह मामला और मथुरा में हमारे कृष्ण जन्मभूमि, जिसके लिए आप काम कर रही हैं और दिन रात उसके लिए आप मेहनत कर रही हैं, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आप विजयी होंगे तो मैं फिर से आऊँगी आपका इंटरव्यू लेने के लिए, और फिर हम और बात करेंगे बहुत अच्छी अच्छी, और लोगों को और सारी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।